मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। दौरे पर निकलने से पहले ही केंद्रीय दल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी करेगा। सीएम से मुलाकात के बाद केंद्रीय दल रायसेन, होशंगाबाद, देवास और सीहोर के में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकलेगा और वहीं पर जहां पर वो नुकसान का आकलन करेगा, जनप्रतिनिधियों सहित किसानों से भी चर्चा करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आएंगे और आज सीएम शिवराज शिवपुरी के पोहरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 278 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 9 करोड़ 57 लाख के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही दतिया के भांडेर में भी रैली करेंगे। करीब 60 करोड़ के विकास कार्य का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज ग्वालियर के डबरा में भी चुनावी रैली में शामिल होंगे और करीब 150 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के दिग्गज सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर की तिकड़ी पहुंची, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ सिंधिया ही रहे। सिंधिया पर कांग्रेस ने गद्दारी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता सिंधिया को काले झंडे दिखा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सिंधिया हमारे नेता है, कांग्रेस की वजह से सड़क पर आना पड़ा था। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिंधिया के बारे में झूठ बोल रही है। भिंड में बीजेपी की जनसभा में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी के युवा नेता मंच पर नहीं जा पाए, जिसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को लाठी भी भांजनी पड़ी। बीजेपी युवा नेता सुदीप भदौरिया, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे रिंकू भदौरिया को पुलिस ने मंच पर नहीं जाने दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ के सांवेर दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की कलश यात्रा पर जवाब देने के लिए 13 सितंबर को पूर्व सीएम कमलनाथ आ रहे हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं पर मंत्री तुलसी सिलावट, जो कि सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब सीएम थे तब आए नहीं, अब पूर्व सीएम के रूप में आ रहे हैं। सिलावट ने कहा कि किसान कमलनाथ से पूछेगा कि कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, युवा भी पूछेंगे कि जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा न होने पर पार्टी दिक्कत में आ सकती है। कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चुनाव आयोग में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने पिछले 6 सालों से अपनी ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा नहीं की, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आयकर में छूट न दी जाए, चुनाव चिन्ह भी न दिया जाए। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C में प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टी को अपने लेखा जोखा की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास दाखिल करनी जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार के राज्य से बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाने पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्र सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा। इस पत्र में कहा गया कि मेडिकल ऑक्सीजन आवश्यक वस्तुओं में शामिल है। कोई भी राज्य किसी भी राज्य और किसी भी तरह के एक्ट में बदलाव कर ऑक्सीजन उत्पादन के वाली कंपनी को दूसरे राज्यों में सप्लाई करने पर बैन नहीं लगा सकता। केंद्रीय हेल्थ मंत्रालय के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने यह पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वहीं पर शिवराज सरकार आरबीआई के माध्यम से हर महीने कर्ज ले रही है। सरकार अप्रैल से अब तक 6500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। दरअसल कोरोना संकट में केंद्र ने राज्य सरकार को करीब 14,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की सशर्त अनुमति दे दी है, जिस कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार 40,000 करोड़ रुपए का से ज्यादा कर्ज ले सकती है। छतरपुर के बड़ाम मलहरा में यहाँ पर सड़कों पर नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ अभद्र भाषा लिखी गई है। उन्हें बिकाऊ नेता और धोखेबाज कहा गया है, जिस पर सियासी हलचल अब तेज हो गई। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस पर अभद्र भाषा लिखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है। आपको बता दें कि प्रद्युम्न सिंह लोधी के कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने से बड़ा मलहरा सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव होना है। गुना के म्याना में सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम में शिलालेख पर सांसद का नाम न लिखने पर कार्रवाई हुई है। मंत्री महेंद्र सिंह ने आरआरडी के महाप्रबंधक हेमंत शिवहरे को निलंबित करने के आदेश दिए। करोड़ों की लागत से बनने वाली 3 सड़कों के भूमि पूजन में लगे शिलालेख पर सांसद केपी यादव का नाम नहीं था, जिसके बाद मंत्री महेंद्र सिंह ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44 लाख से ज्यादा हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 95,000 से ज्यादा मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 75,062 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी और राज्यों से अपील, रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आए लोगों की RT-PCR जांच कराई जाए। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट करीब 77.74% पहुंचा। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,308 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस से दिल्ली में 24 घंटे में 28 लोगों की जांच की गई। स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद स्कूलों की तैयारी शुरू। बच्चों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जूते सैनिटाइज होंगे, टच फ्री वॉश बेसिन और सैनिटाइजर लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,67,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 13,906 मामले मिले हैं और इस दौरान 380 संक्रमितों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,227 नए केस मिले हैं। इस दौरान मुंबई में कोरोना से 45 मौतें हुई हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,985 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार ही बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में एमपी में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 2,187 मामले सामने आए। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 81,379 तक पहुंच गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना के 18,433 एक्टिव केस हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना से अब तक 24 घंटे में पीछे 21 लोगों की मौत हो गई है और बीते 24 घंटे में 1,435 लोग ठीक होकर घर लौटे। पन्ना जिले के कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शहर के मॉडल स्कूल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में एक स्वास्थ्य शिक्षक को कोरोना पॉजिटिव बताकर 3 दिन तक कोविड केयर सेंटर में रख दिया गया और इलाज किया गया और बाद में उन्हें स्वस्थ बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया। कोविड केयर सेंटर पहुंचने पर परिजनों ने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना शिक्षक को घर ले जाने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर घंटों तक सेंटर स्टाफ और परिजनों के बीच में विवाद हुआ। बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शिक्षक और उनके परिजनों को समझाया और फिर शिक्षक को अलग से कमरे में रखवाकर सैंपल लेने की बात कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,227 मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 16 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक संक्रमण के कुल 55,680 मामले मिल चुके हैं। इनमें से 29,332 मरीजों का इलाज जारी है और 493 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करेंगे बीते 24 घंटे की तो अलग अलग जिलों में तो रायपुर में सबसे ज्यादा 670 नए केस मिले। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था की जा रही है। अब सरकारी कर्मचारी ग्लास शील्ड लगाकर काम करेंगे। इसके साथ ही रायपुर कलेक्ट्रेट की 25 शाखाओं में शील्ड लगाने का काम शुरू हो गया है। बता दें, कर्मचारियों की नाराजगी के बाद प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। प्रशासन कर्मचारियों से बातचीत के आधार पर रोटेशन प्रणाली के तहत अब काम करने का फैसला लिया गया। इसके मुताबिक एक कर्मचारी एक हफ्ते काम करने के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहेगा। छत्तीसगढ़ में रोजगार देने के मामले में लगातार सियासत हो रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा कि अपने ट्वीट में लिखा कि थोड़ा ध्यान छत्तीसगढ़ के युवाओं पर भी दीजिए। अपने मुख्यमंत्री को समझाइए, न प्रदेश में नई नौकरियां मिल रही है और न ही रुकी हुई भर्तियों की ज्वाइनिंग हो रही है, न ही बेरोजगारी भत्ता मिल पा रहा है। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आवाज उठाने पर डंडे और बलवा का केस जरूर दर्ज कर लिया जा रहा है। वहीं पर प्रियंका के जिस ट्वीट पर रमन सिंह ने पलटवार किया था, उससे प्रियंका वाड्रा ने देश के युवाओं को रोजगार देने की मांग की थी। भोपाल में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने एक टॉय ट्रेन शुरू की है। बच्चों की सवारी वाली ये ट्रेन शहर में कई हिस्सों में पहुंचकर कोरोना के प्रति सावधानियां बरतने की सलाह देगी। ये टॉय ट्रेन पूरी तरह से बैटरी से चलती है और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होने से धुआं भी नहीं फैलता है। इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस टॉय ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो कोरोना काल से पहले ही तय की गई ट्यूशन फीस सही ले सकते हैं, जिसका शपथ पत्र आगामी सुनवाई में हाईकोर्ट में देना होगा।
निजी स्कूलों ने खर्च का हवाला देकर अन्य मदों की फीस वसूलने की राहत यहाँ पर चाहिए थी, जिसे हाईकोर्ट ने नकार दिया। कहा कि निजी स्कूलों ने अन्य पदों पर फीस वसूलने का अधिकारी कोरोना काल के बाद सुरक्षित रहेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। धार के एक किसान ने पीएम आवास योजना के तहत वो कर दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या खुद उनके मुरीद हो गए। अब पीएम मोदी धार के इस किसान से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और पीएम किसान के मॉडल की जानकारी भी लेंगे। दरअसल धार के अमझेरा गांव के किसान गुलाब ने पीएम आवास योजना के तहत यहां पर बनने वाले मकान को हलमा पद्धति से मात्र 50 दिनों के अंदर तैयार कर लिया, जबकि इसे बनाने में करीब 90 दिनों का वक्त लगता है। हलमा पद्धति आदिवासी समाज में प्रचलित है, जिसके चलते और जिसके तहत पूरा समाज एकजुट होकर किसी एक शख्स की निःशुल्क मदद करता है। बुरहानपुर में पुलिसकर्मियों के जुआ खेलने की घटना में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मियों का मंदिर परिसर में जुआ खेलने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी ने 5 को सस्पेंड कर दिया। इंदौर में मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां पर 10 दिन की नवजात बच्ची को 1 लाख में बेचते हुए पुलिस ने एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला और पुरुष एक नवजात शिशु को 1 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। सूचना के आधार पर दबिश देकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला का नाम शिल्पा है और मनीष नाम है। आरोपी जिस महिला को बच्ची यहां पर बेच रहे थे, उसने बच्चे को गोद लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, जहां से आरोपी महिला के संपर्क में आए। महिला की ही सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस ने शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रमेश साहू के ढाबे पर डकैती डाली थी और उसी दौरान विजय नाम के एक आरोपी से रमेश साहू का संघर्ष हुआ था। आरोपी विजय ने देसी पिस्तौल से यहां पर रमेश साहू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बीते 2 सितंबर की रात को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। भोपाल में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक से 20 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। ट्रक में पुराने सामान के बीच में छिपाकर अवैध शराब ले जाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। हबीबगंज स्टेशन के पास पुखराज बार में एमपी नगर के एक बार में सप्लाई के लिए शराब ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि पुखराज बार के मालिक पूर्व मंत्री सरताज सिंह है और एमपी नगर का बार सोम ग्रुप का है। आबकारी टीम के मुताबिक बार मालिकों से भी पूछताछ हुई। दमोह में पुलिस वाले का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में एक पुलिस वाला एक व्यक्ति को बाल पकड़कर घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जिला अस्पताल परिसर का बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद दमोह एसपी ने संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। मुंगेरी के लोरमी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बलौदा बाजार का 47 साल का अनिल जायसवाल लोरमी में किराए के मकान पर रहता था। सर्दी खांसी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसने फांसी लगा दी। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि लोरमी अस्पताल में 24 घंटे में इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं। 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहते हैं, उसके बाद भी मरीज ने खुदकुशी कैसे कर ली। बताया जा रहा है कि कोरोना संदिग्ध होने की वजह से मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। पड़वानी के वर्ला इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग खेत में काम कर रहे थे और इस दौरान बारिश हुई, आकाशीय बिजली गिरी और इस बिजली की चपेट में 3 महिलाओं समेत एक मासूम की मौत हो गई। इंदौर के देपालपुर में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि उनके इलाके में शमशान घाट में टीन शेड नहीं है और जिसकी वजह से अंतिम संस्कार करने में परेशानी आती है। शमशान घाट में टीन शेड बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और आनन फानन में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। फौरन शमशान घाट पर टीन शेड बनाया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी ने महिला का अंतिम संस्कार किया। पेंड्रा में बारिश के बाद अब धान की फसल को बीमारियों के घेर लिया है और सूक्ष्म जीवों और कीट के प्रभाव से धान की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 70% से अधिक धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो गई। किसानों के मुताबिक हजारों रुपए दवा में बर्बाद करने के बाद भी फसलों का इसका
फसलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है और वहीं पर ऐसा नहीं है कि कृषि विभाग को इसकी जानकारी नहीं। कृषि विभाग का कहना है साफ कि उनके पास सरकारी सप्लाई की दवाई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी की स्कूली शिक्षा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शिक्षा पर्व के रूप में शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। संक्रमण के बचाव के लिए सांसदों की सीट के चारों ओर शीशे का घेरा रहेगा और दो सांसदों के बीच में 2 गज से ज्यादा की दूरी होगी। रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स वाला झूठ पकड़ा गया। जी मीडिया के पास रिया का एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में रिया ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही है। रिया ने जमानत के लिए कहा नहीं लेती ड्रग्स। सुशांत और रिया के वीडियो से उठे सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की समस्या क्या वाकई डिप्रेशन थी या उन्हें ड्रग्स देकर इस हालात में पहुंचाया गया था? सुशांत और रिया के वीडियो से उठे सवाल। क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने अपने वश में कर रखा था? यही आरोप सुशांत के परिवार वाले लगा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में फैसला। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कल रात भी रिया ने यहां पर भयाखला जेल में काटी है रात। एनसीबी के वकील ने जमानत का विरोध किया है। कहा कि जेल से बाहर निकलते ही सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, जांच को नुकसान पहुंच सकता है। ड्रग्स चेन का खुलासा करने में जुटी एनसीबी और भी कई लोगों से पूछताछ जांच बाकी है। रिया पर ड्रग मंगवाने का आरोप है। रिया के वकील का कोर्ट में दावा। एनसीबी ने जानबूझकर फंसाया, कानूनी सलाह नहीं लेने दिया गया, रिया से जबरदस्ती बयान लिया। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती, दिपेश सावंत, जैद विलात्रा की जमानत अर्जी पर भी कोर्ट में आज फैसला। सुशांत मौत मामले में जुड़े ड्रग्स केस में हुई गिरफ्तारी। मुंबई की अदालत में सैमुअल मिरांडा और अब्दुल बासित की जमानत को लेकर भी आज फैसला संभव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की है गिरफ्तारी। कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई 22 सितंबर तक टली। कंगना के वकील ने अपना जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। कंगना रनौत के ऑफिस पर कार्रवाई को लेकर बीएमसी का हाईकोर्ट में जवाब। कहा कानून का उल्लंघन नहीं किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले कल शाम को कंगना रनौत से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। अठावले की पार्टी आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने कंगना का समर्थन किया। कंगना के दफ्तर के अवैध निर्माण तोड़े जाने के लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने का बयान। कहा कंगना ने सीएम के बारे में जो बोला उसे महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता ने सुना। मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल का आरोप। बीजेपी नेता उमा भारती फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में उतर आई है। मुंबई में कंगना का ऑफिस तोड़ने को उमा भारती ने पॉलिटिकल कार्रवाई बताया। कंगना रनौत और शिवसेना विवाद के बीच भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कंगना रनौत के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। मॉस्को में एस जयशंकर ने वांग यी के साथ बातचीत की। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद साझा बयान जारी। हाल के घटनाक्रम से सबक लिया जाएगा। भारत ने चीन का फिर तोड़ा गुरूर। लद्दाख में उत्तरी पैंगोंग से भारत के पराक्रम की खबर। बुंगर फोर्ट के पास कई अहम चोटियों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण किया। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। चीन की दादागिरी का साझा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत और जापान के बीच सैन्य समझौता।